Hello everyone. Hello everyone. I'm Sana. I have completed my MTech in Computer Science, but still I will prefer कि ये पूरा सेशन मैं हिंदी में लूँ, ओके? बिकॉज मुझे लगता है कि ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है एंड सेकेंड थिंग इज कि ये मैं पूरा सेशन बहुत ही बेसिक लेवल से रखने वाली हूँ। एसएपी कैसे वर्क करता है, ईआरपी क्या होता है, सारे बेसिक टर्म्स में लेने वाली हूँ और बहुत बेसिक एग्जाम्पल के साथ लेने वाली हूँ। एक्चुअली जब हम एमटेक वगैरह करते हैं तो हम बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज लर्न करते हैं, जैसे जावा, पाइथन, इसमें हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो वो सिनेरियो एंड एसएपी अबैप का सिनेरियो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जब एसएपी को मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए बहुत ही फर्स्ट जो सेशन था बहुत ही डिफरेंट था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, और मैं सबको सजेस्ट भी करूंगी कि एसएपी अबैप में बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस है। वी शुड श्योरली गो फॉर दिस। और पैकेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। सो यस, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है ईआरपी, कि ईआरपी होती क्या है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, एंड देन इंट्रोडक्शन टू एसएपी। एक्चुअल में एसएपी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, सारे टॉपिक्स हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ओके? तो अब ईआरपी, व्हाट इज दिस ईआरपी? ईआरपी का एक तरीके से फुल फॉर्म ये है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ओके? बट ये है क्या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग? तो इसे समझने के लिए हमें एक स्टोरी समझनी होगी, ओके? द स्टोरी इज अबाउट शर्मा जी। अब शर्मा जी की क्या स्टोरी है? देखिए, शर्मा जी जो है एक बैग ओनर कंपनी थी, इनकी बहुत ही छोटी पहले एक शॉप थी। इन्होंने ये शॉप स्टार्ट की और इनके स्टार्टिंग के जो कस्टमर थे ये अराउंड 50 to 100 थे, ओके? अब शर्मा जी की ये कंपनी बहुत ही छोटी सी शॉप बहुत ही अच्छी चल रही थी। ये खुद ही अकेले इस सब चीजों को मैनेज कर रहे थे, सेल भी खुद ही करते थे, लेकर भी खुद ही आते थे, और सारा कुछ इनसे अकेले ही सारा हैंडल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब शर्मा जी की शॉप बड़ी हो चुकी है, जिसमें कस्टमर्स जो है अब जो आ रहे हैं वो है 500 to 1000, ओके? तो यहाँ पर उन्हें लगा कि अब मैं अकेले सारा कुछ हैंडल नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे कुछ एम्प्लॉयज चाहिए, ओके? तो अब कुछ एम्प्लॉयज उन्होंने ऐड किए। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज ऐड किए। सबसे पहले जो एम्प्लॉय ऐड किए वो थे कि जो प्रेजेंट करेंगे बैग्स को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैग्स को। तो उन्होंने कुछ लाए अपने एम्प्लॉयज। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसे किसी को भी लाना इज नॉट सुटेबल, हमें कुछ अच्छे एम्प्लॉयज ही लाने होंगे। तो इसीलिए उन एज उनका बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा था तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट अपने इसमें और एक ऐड कर लिया, जो था एचआर डिपार्टमेंट। अब ये एचआर डिपार्टमेंट क्या था, वो उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ये सारे के सारे एक अच्छे एम्प्लॉयज को ही रिक्रूट करेंगे, ओके? तो बैग्स को कैसे दिखाना है उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर एक उसके जो फीचर्स होते हैं सारा कुछ बताना आना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक अपना एचआर डिपार्टमेंट रख लिया जो कुछ अच्छे से बता रहे थे। स्लोली उनका बिजनेस और ग्रो करने लगा। अभी तक वो फाइनेंशियल खुद ही देख रहे थे, ओके? फाइनेंशियल जो है उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये तो मैं ही देख लूंगा, बाकी सारी चीजों के लिए एक डिपार्टमेंट काफी है। लेकिन जब उनका बिजनेस इतना ग्रो हो गया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब खुद से कुछ नहीं होगा, ओके? अब उन्हें जरूरत है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए हर एक चीज की, और बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स लिया है, ओके? एक्सपर्ट्स को अभी रिक्रूट किया जाए। तो पहले तो उनका एक ही बना था एचआर डिपार्टमेंट, अच्छा, जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को लेकर आता था। बट अब स्लोली उन्होंने सोचा कि नहीं, फाइनेंशियल के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। देखो, बिजनेस है, बिजनेस में बहुत पैसा खर्च होता है, तो प्रॉपर प्लानिंग इसकी बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि जो मटेरियल ये लेकर आ रहे हैं, ये जो मटेरियल लाना हो रहा है, तो ये मटेरियल भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने एक और यूनिट भी अपना बना लिया, जिसे मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। वो अच्छे मटेरियल्स को सप्लाई करने के पूरे
जिम्मेदारी उठा रहा था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। मटेरियल मैनेजमेंट के बाद इन्हें ऐसा लगा कि एज अपना बिजनेस और ग्रो हो ही रहा है या और ग्रो होने वाला है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मशीनरी भी अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं, अब हम खुद ही मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो इनका बिजनेस और ग्रो हो रहा था और यूनिट्स भी उसमें ऐड हो रहे थे, तो मशीनरी ऐड हो गए। अब अगर ये चाहते हैं कि इनका बिजनेस और ग्रो हो, तो इसके लिए इन्हें क्या करना होगा, मार्केटिंग टीम, ओके, एक मार्केटिंग टीम, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम इन्हें ऐड करनी पड़ेगी, जो इनका एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली करते रहे। ओके, तो एक एडवर्टाइजमेंट एसडी डिपार्टमेंट भी इनका इन्होंने ऐड कर लिया। ओके, एसडी। तो देखो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ये कब ऐड कर रहे हैं, जब इनका जब इन्होंने देखा कि इनका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो रहा है, तब इन्होंने डिफरेंट ये ऐड ऑन कर लिया। ओके, और इसके बाद आता है जो पुराने कस्टमर्स है उनसे भी अच्छे से रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं, तो एक एसआरएम, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो और हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमने कुछ चीजें सीखी। क्या चीजें सीखी यहाँ से हमने? फर्स्ट थिंग जो है कि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाए। अब ये 5,000 से 10,000 ओके, बट अगर 50,000 टू 1 लाख अगर कस्टमर हो रहे हैं, तब के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। ओके, 1 लाख तक अगर सब कुछ जा रहा है तो प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। किन चीजों की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए? एक रिसोर्सेस की, जो है यहाँ पर रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस हम कोई भी अपने वैल्यूएबल चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब एक बिजनेस में वैल्यूएबल क्या होगा? देखो मनी, ओके, हम सोचते हैं कि ये सबसे वैल्यूएबल चीज जो है बिजनेस में मनी है, तो ठीक है, मनी की प्रॉपर प्लानिंग करनी जरूरी है, मनी को हम कैसे खर्च करेंगे इसकी फुल प्लानिंग होनी जरूरी है। इसके बाद और क्या हो सकता है रिसोर्स? देखो जो मैन पावर इनके पास है, वो भी तो एम्प्लॉयज जो है वो भी तो इनका एक इंपॉर्टेंट एसेट है। ओके, वो भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो मैन पावर या एम्प्लॉयज जो है इनकी भी प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। ओके, ये सब मैं किसके एग्जांपल दे रही हूँ? रिसोर्सेस के। ओके, तो रिसोर्सेस में मैन पावर आता है, मनी आता है, मटेरियल, जो मटेरियल ये लेकर आ रहे हैं उसकी भी अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए। इन्होंने सोचा था मशीनरीज भी हम ऐड करेंगे, तो मशीनरीज भी अच्छे से प्रॉपर उसकी भी तो प्लानिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग टीम जो इन्होंने ओपन की थी उसकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब प्लानिंग से मैं क्या एक क्या रिक्वायरमेंट है मेरी प्लानिंग से? प्लानिंग अगर मैं कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर हो और ऑप्टिमाइजेशन जो है मैक्सिमम हो। व्हाट डू आई मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन? देखो अगर मैंने एक काम के लिए 10 एम्प्लॉयज को रख दिया है और मुझे अगर पता चल रहा है कि इतने काम के लिए जो मैन पावर रखा है, अगर वो 10 की जगह 5 पीपल ही कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन हुआ। ओके, पैसों में भी अगर पता चला कि हम इतने अगर पैसे खर्च कर रहे हैं, इससे कम में भी हो सकता है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन हो गया कि कम रेट से भी हमने उन चीजों को अचीव कर लिया। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन इज माय प्लानिंग दैट आई हैव टू डू, जो वो प्लानिंग है जो मुझे एक्चुअल में यहाँ पे करना है। मैं किन चीजों की प्लानिंग कर रही हूँ? रिसोर्सेस की प्लानिंग कर रही हूँ। ओके, और मैं ये कब करूंगी? जब मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत होगी। ओके, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, लेकिन अगर जब 50 एंड 60 है तो तब के लिए तो नहीं है ना, तो ज्यादातर ये एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो अब मैं आती हूँ अपनी डेफिनेशन पे, जो हम पीछे ही देख रहे थे। तो ओके, यहाँ पर आते हैं। अभी अब ये फिर से समझेंगे। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज किसे कहते हैं? ये टेक्निकल वर्ड है ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स प्लानिंग अगर हमें करनी है तो इसके लिए हमें एक ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर कि ईआरपी एक्चुअली में है क्या। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, फिर भी मैंने बहुत कम रिसोर्सेस बताए, और भी बहुत रिसोर्सेस होते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में। तो सबकी रिसोर्स प्लानिंग अगर प्रॉपरली करनी है तो हमें एक अच्छा ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के, जैसे बैन एक काइंड का ऑपरेटिंग, सॉरी, ईआरपी सॉफ्टवेयर है। पीपल सॉफ्ट एक
ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ओरेकल भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एंड एसएपी इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ ईआरपी सिस्टम। ओके, अब जो है यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स बताए थे कि डिफरेंट यूनिट्स जो बिजनेस में ओपन होते हैं। तो देखो ये जो डिफरेंट यूनिट्स ओपन होते हैं, इसमें क्या क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो उसमें आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री। देखो आपका अगर बिजनेस चल रहा है, आपने अगर कोई एरिया में आपका शॉप है, ओके, और उस शॉप के अंदर एक लिमिटेड एडिशन ही आप रख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कम होता जा रहा है तो एक इन्वेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक इन्वेंट्री जहां पर आपका बहुत बड़ा, जैसे गोदाम भी बोलते हैं, कि बहुत बड़ा उसमें कलेक्शन आपने रखा हो, जब भी आपके मेन शॉप में कम हो, आप अपने इन्वेंट्री से लेकर आए। तो इन्वेंट्री ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेल्स है, कस्टमर है, फाइनेंस है, एचआर है, वेंडर्स है, जिनसे हम चीजें ले सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे तो हम वेंडर से ही सारा बाय करते हैं। तो ये सारे जो यूनिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, आप देख सकते हैं कि ये इंटरैक्शन इनके बीच में बहुत जरूरी है। ओके, दे हैव टू टॉक विथ ईच अदर। अगर मैंने ऐसे किया, अगर यहाँ पे ये लोगों ने क्या किया, शर्मा जी की कंपनी में अगेन आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे ये लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स हमने देखे कि एचआर वालों ने सोच लिया कि यार हमारे लिए पीपल सॉफ्ट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम उसे यूज कर लेंगे। फाइनेंस वालों ने क्या सोचा, हमारे लिए टैली अच्छा है, हम टैली यूज कर लेंगे। ओके, तो ये लोगों ने अपना अपना एक सॉफ्टवेयर सपोज चूज कर लिया। तो क्या होगा, अगर सबने अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर चूज कर लिया तो इंटरैक्शन ही पॉसिबल नहीं है, किसी को किसी के डेटा के बारे में पता नहीं चलेगा। और देखो ये अगर एक कंपनी है, अगर ये एक कंपनी है जिसे बहुत ग्रो होना है, अगर ये एक कंपनी है जिसे सब तरीके से ग्रो होना है, तो हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसपेरेंसी होना और इम्पोर्टेंट डेटा का इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर तो नहीं दे सकते सबको, हमें एक ही ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, तो यही होता है डिसेंट्रलाइज। ओके, यहाँ पर हमने देखा डिसेंट्रलाइज सिस्टम एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज मतलब कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर देकर सबको अलग अलग रखा और बोला कि अपना अपना काम अच्छे से करो। बट एक बिजनेस के लिए ऐसे नहीं चलेगा, एक बिजनेस के लिए इट इज बेटर, ऐसे नहीं होता कि नहीं हो सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप एक सॉफ्टवेयर ले और फिर ग्रो करें। ओके, तो सेंट्रलाइज सिस्टम होना जरूरी है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, ये देखो, सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है सबका डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में होगा, और हर ऑथराइज पर्सन जिसे अलाउड होगा वो हर एक के डेटा को देख सकता है और प्रॉपर इंटरैक्शन हो सकता है। ओके, तो सेंट्रलाइज सिस्टम होना भी बहुत जरूरी है ईआरपी सिस्टम में। ओके, तो एसएपी इन सब चीजों को प्रोवाइड करता है, इसकी फैसिलिटीज देता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे नहीं है कि ये सबको मैनेज कर रहा है तो उनकी अपने डिपार्टमेंट में भी ये पूरे डेटा को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है। जैसे फाइनेंस में अगर टैली जो काम कर सकता है, एसएपी भी उन सारे फंक्शनैलिटीज को प्रॉपरली देख सकता है। ओके, तो इसीलिए ये सारे डिपार्टमेंट्स में भी परफेक्ट है और ये सबके इंटरैक्शन में भी परफेक्ट है। तो इसलिए एसएपी इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो एसएपी इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी नाइस एग्जांपल, जो आजकल बहुत सारे इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं। तो फाइनली हम आते हैं एसएपी पे। एसएपी है क्या, एसएपी के बारे में इतनी बातें कर ली, अब है क्या। देखो एसएपी जो है कंपनी का नाम है, और उनके एसएपी के कंपनी का प्रोडक्ट का नाम भी एसएपी ही है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात कर रहे हैं। एसएपी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। देखो जब एक बिजनेस की बात आ रही है, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होने वाला है उसकी बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा, कस्टमर का डेटा हो सकता है, वेंडर्स का डेटा हो सकता है, मटेरियल का डेटा हो सकता है, बहुत सारे डेटा है जो हमें स्टोर करने होंगे प्रॉपरली। तो इन सब के प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसएपी ने कहा कि ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इट इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। ओके, ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड बाय ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड एमएनसीज। ओके, तो वो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और एमएनसीज, टॉप एमएनसी सब में यूजफुल होता है, और ये सपोर्ट करता है एवरी बिजनेस सिनेरियो। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ओके हम तो बैग ओनर्स थे, उन्होंने ये यूज कर लिया, अब हम कोई और है तो हम इसे यूज कर सकते हैं क्या। नो, यू कैन यूज इट इन एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस के लिए ये फुल सपोर्ट करता है उसे, हर बिजनेस सिनेरियो को। ओके, तो अब इसके बाद लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके ना, हिस्ट्री ऑफ एसएपी, थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो कंपनी है एसएपी, ये स्टार्ट हुई थी 1972 में, और ये स्टार्ट हुई थी बाय 5 आईबीएम एम्प्लॉयज। ओके, और ये जर्मनी में स्टैब्लिश हुई थी। तो पहले ये सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी, जर्मन लैंग्वेज में अवेलेबल थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ये बहुत सारे और लैंग्वेजेस में अवेलेबल हुई। कहीं पे मैंने पढ़ा है 94 और कहीं पे मैंने पढ़ा है 102 भी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कितने लैंग्वेजेस में एसएपी सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है। ओके, तो ये आपके लिए एक टास्क है। अब इसके बाद एसएपी जो है, ये पहले जब लॉन्च हुआ था तो वो R2 मॉडल को फॉलो करता था। इसके बाद R2 मीन्स 2 टायर आर्किटेक्चर था, बाद में 3 टायर आर्किटेक्चर आ गया। तो इसे भी समझते हैं, व्हाट इज दिस R2 एंड R3। तो देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स है जो डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। ये तो हमें पता है कि एसएपी जो है ये पूरा के पूरा इन चीजों को हैंडल करने के लिए यूज होने वाला है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर हमने क्लाइंट्स को डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस दे दिया, तो देखो डेटा ही सब कुछ होता है, डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। अगर डायरेक्ट एक्सेस रहेगा डायरेक्टली क्लाइंट या फिर कोई भी अगर डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर रहा है तो वो चेंजेस भी कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है, एंड दिस इज अ बिग ट्रेजेडी, अ वेरी बिग थिंग फॉर अ बिजनेस। तो हम ये डायरेक्ट एक्सेस देने का जो आइडिया ये बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वो हम यूज करते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, डायरेक्टली हम डेटाबेस को एक्सेस नहीं देते। इसमें इस बीच में एक एप्लीकेशन लेयर होता है जो डिसाइड करता है कितने पार्ट ऑफ डेटा को हमें एक्सेस देना है। और ज्यादातर प्रेजेंटेशन व्यू में हम उन्हें व्यूज का ही एक व्यू जो होता है, सिर्फ डेटा के कॉपीज ही है जो हम उन्हें अवेलेबल करा देते हैं। इससे कैसे काम भी हो जाता है, उनको उनका उनका डेटा मिल जाता है। और एक जो रियल डेटा है जो डेटाबेस पे है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, इसे कोई हार्म नहीं कर सकता, इसे कोई मैनिपुलेट चेंज डिलीट नहीं कर सकते। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, इसलिए 3 टायर आर्किटेक्चर ही बाद में फॉलो होने लगा। ओके, एंड इसके बाद हम अबैप के बारे में देखते हैं। ओके, जो अब सॉफ्टवेयर से जाएंगे ये नॉर्मली अबैप में वर्क करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू अबैप। अब अबैप है क्या? अबैप होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है ये, और ये ज्यादा डेटा से रिलेटेड है। ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है। और पूरा के पूरा जो एसएपी है ये पूरा अबैप लैंग्वेज में ही बना है। ओके, तो इसीलिए अगर हमें इस एसएपी को प्रॉपरली हैंडल करना है तो बहुत सारे अबैपर्स चाहिए। ओके, इंडस्ट्री को बहुत सारे अबैपर्स चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। तो ये लैंग्वेज के बारे में एक छोटी सी चीज कि ये केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव है। तो ये हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम्स करेंगे आने वाले सेशंस में, तो हम इसके बारे में भी डिटेल तरीके से बात करेंगे। ओके, ना डिफरेंट मॉड्यूल्स, कुछ मॉड्यूल्स के बारे में तो मैंने बताया था, लेकिन ये देखो बहुत सारे, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि इतने ही है, इससे भी ज्यादा मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, बट ये बेसिक मॉड्यूल्स है जो रहते ही है। तो ये कौन कौन से इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। देन लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, जब हमारा मटेरियल हम लेकर आ रहे हैं मार्केट में, तो उसका क्वालिटी एनालिसिस भी होना बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, ओके, हर एक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है सारे मॉड्यूल्स की, व्हेन यू रियली वांट योर बिजनेस टू ग्रो अहेड। ओके, ना इसके बाद जो ये एसएपी है इसे कंट्रोल कौन कौन करते हैं, ओके, इसे यूज कौन करते हैं। तो इसे यूज करने वाले दो तरीके के पीपल होते हैं, एक होता है फंक्शनल्स और एक होता है टेक्निकल कंसल्टेंट्स। ओके, फंक्शनल कंसल्टेंट्स एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स। तो फंक्शनल्स जो होते हैं, देखो अब एचआर वाले फंक्शनल होंगे, वो अपने अपने एम्प्लॉयज के देखेंगे, तो वो फंक्शनल पीपल है, बिजनेस कंसल्टेंट्स। ओके, फाइनेंशियल कंसल्टेंट होंगे, इसको ये सारे अलग टेक्निकल, ये सारे के सारे जो है फंक्शनल ग्रुप हमें बोल देते हैं कि सारे फंक्शनल कंसल्टेंट्स है। हम जो रहेंगे एबापर्स जो रहेंगे ये टेक्निकल कंसल्टेंट रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट रहेंगे, ये लोग एबाप वाले होते हैं। जो नेटवर्किंग भी इसमें करते हैं उन्हें बेसिस बोलते हैं। ओके, सो दीज आर डिफरेंट कंसल्टेंट्स दैट आर अवेलेबल इन एसएपी, सारे ये डिफरेंट कंसल्टेंट जो अवेलेबल हैं।
ओके सो ये था एक छोटा सा लेक्चर ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट इज एसएपी, इंट्रोडक्शन टू एसएपी एंड ईआरपी। ओके, तो इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम, एंड दिस विल बी कंप्लीटली इन इंग्लिश बिकॉज हियर द लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ईआरपी। ओके, सो यू कैन बिगिन विथ ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो व्हाट इज ईआरपी हियर? तो एक सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, एंड इट इज इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज्ड टू मैनेज कंपनीज रिसोर्सेज effectively. Okay, so that we can use all the resources effectively. Then it ensures smooth information amongst various departments in an enterprise or company and manages workflow. Okay, so बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ERP की। Now the next question is what are the different types of ERP? तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था अपनी फर्स्ट स्लाइड में, what are different examples of ERP? So SAP, जिसके बारे में हम पढ़ा, this is the first example of types of ERP. Then we have BAN, then there is JD Edward, which is technically used for Oracle. Then there is PeopleSoft, and Microsoft Dynamics also is available. Okay, then the next question is tell me briefly. Okay, they can say that tell me briefly about SAP. So you can go with things like SAP stands for System Application and Products in Data Processing. You can say that when the company was formed, it was formed in 1972 by 5 IBM workers, and it is a Germany-based company. Then SAP is the name of the company as well as its ERP product. Okay, so you can tell about the users who are using it. So you can say that SAP has more than 140,000 installation worldwide, over 25 industry specific business solution, and more than 75,000 customers in 120 companies are using SAPs. Okay, then what are different SAP products? So SAP products, we have seen R2 and R3. So a detailed explanation is given on that also. So you can see that. And after this, very important question, that different modules. Okay, so different modules also we have seen about SAP in the previous slide, so you can follow that. And the last question is SAP a database? So no, SAP is not a database. Okay, but it is an application that makes use of databases provided by other vendors. Okay, so we have seen here in one of the slide different database hai available. Okay, different databases है, Oracle, MS SQL and है ना, तो इन सबको हैंडल करने के लिए हमें SAP की जरूरत होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सना शेख साइनिंग ऑफ। और अगर आपको ऐसी और लेक्चर्स चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए। सो आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट सेशन। मैं पूरी SAP की एक अच्छी सी सीरीज लेकर आना चाहती हूँ हिंदी में, विच इज गिविंग मैक्सिमम examples about what SAP is and what are different programmings in ABAP that we can do. Okay, so it is more related to ABAP and ABAP programmings. So yeah, meet you in next class. Bye. Take care, everyone.